ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज हुकम सा की कॉन्ट्रैक्ट वाइफ एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 1 to 10. And guys, don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience. जैसलमेर, राजस्थान। शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल के आगे 10 बड़ी लग्जरियस कार आकर रुकती है। उसी के साथ उसमें से बहुत सारे बॉडीगार्ड बाहर निकालकर आसपास का इलाका ध्यान से देखते हैं और उसके बाद एक शख्स बाहर आता है जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। वह अपने साथ चल रहे लड़के को इशारा करते हुए कहता है, कुछ वक्त के लिए मुझे शांति चाहिए, मैं दादाजी से मिलकर तुरंत वापस निकल जाऊंगा। इस पर साथ में चल रहा वह असिस्टेंट बिना कुछ बोले हाँ में अपना सर हिलता है और वहां से उसके साथ सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाता है। तभी उस असिस्टेंट के फोन पर एक कॉल आता है। उसको उठते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह अपने साथ चल रहे हैं उसे खौफनाक देखने वाले आदमी को इशारे करते हुए कहता है, सर, कुछ ही वक्त में जो आपकी मीटिंग थी उसको किसी ने कैंसिल कर दिया है। जहां तक हमें पता चला है वह आपके घर में से ही कोई है। वह शख्स गुस्से में अपने साथ चल रहे असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहता है, जिसने भी यह किया है याद रहे अगली बार से चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए कोई मेरे काम में दखलंदाजी करने की हिम्मत ना करे। इस पर वह असिस्टेंट डरते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है। इतने में वह सारे बॉडीगार्ड के साथ सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर आकर वह एक कमरे के आगे रुक जाता है और घूमकर सबको अंदर आने के लिए मना कर देता है और तुरंत अंदर चला जाता है। अंदर बेड पर एक 60 वर्ष आदमी सामने चल रहे न्यूज को ध्यान से देख रहा था, जिस पर रिपोर्टर बार बार 4 दिन पहले हुए हमले पर रिपोर्टिंग करते हुए कहती है, हमारे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये बात प्रूफ हो चुकी है कि 4 दिन पहले हुए हमले के असली वजह पावर और पैसा ही था, जिसमें राजस्थान पर हुकूमत करने वाली साथ ही साथ पूरी दुनिया में अपनी बिजनेस और पावर का झंडा गड़ता राजावत घराने पर उनके कुछ बिजनेस राइवल्स थे जिनके बारे में अभी किसी को पता नहीं चला है। आगे जानने के लिए बने रहे हमारे न्यूज चैनल पर। उस रिपोर्टर के इतना कहते ही अचानक से टीवी बंद हो जाती है और अब उसे बूढ़े व्यक्ति की नजर अपने दाएं तरफ बैठे उस शख्स पर जाती है जिसकी वो काली गहरी आंखें इस वक्त उन्हें घूर रही थी। उस शख्स को देखते ही उसे आदमी के चेहरे पर गंभीर भाव आ जाते हैं और वह एक रौबदार आवाज में कहते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बात को नजरअंदाज करने की, जब कह दिया है कि जब तक आप शादी नहीं कर लेते तब तक आपको ये हुकुम सा की गद्दी कभी नहीं मिलेगी और ना ही वह बिजनेस जो आपके पापा ने इतनी मेहनत से खड़ा किया था। अब जानती नहीं है उस औरत को जिसने आपके पापा पर झूठा इल्जाम लगाकर यह कह दिया कि उनके पेट में बच्चा है, वह उन्हीं का है और आज तक हम उसे झूठ को साबित नहीं कर सके। साथ ही साथ जितनी बार भी उसका डीएनए टेस्ट हुआ है वह हमेशा तुम्हारे पापा से मैच ही हुआ। आज नहीं तो कल वह लड़की तुम्हारे रास्ते का कांटा जरूर बनेगी, जबकि वह तो हमारा खून भी नहीं है। इस पर उसे लड़के की आंखें गहरी हो जाती हैं और वह अपने सामने बैठे शख्स की तरफ देखते हुए उनसे ज्यादा गुस्से और रौबदार आवाज में कहता है, क्या इतनी सी बात के लिए मैं किसी भी लड़की से शादी कर लूं? इस पर सामने बैठा बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर खून तो मेरा ही और उबाल तो मरेगा ही। वह शख्स अपने सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति को मुस्कुराता हुआ देखकर कहते हैं, संजीव सिंह राजावत जी, मुझे लगता है कि अब आपको आराम करना चाहिए। तभी संजीव सिंह राजावत अपनी रौबदार आवाज में कहते हैं, घर पर तुम्हारी माँ और तुम्हारी दादी पिछले कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस एक उम्मीद में कि उनके जीने का इकलौता सर जरूर वापस आएगा। तुम जानते नहीं हो, लेकिन न केवल बाहर के परिवारों में बल्कि खुद राजावत परिवारों में ना जान तुम्हारे कितने दुश्मन है और साथ ही साथ उनका पहना निशान तुम्हारी खुद की माँ ही होगी। जब तक वह गद्दी खाली रहेगी तब तक हमले होते रहेंगे। एक बार शादी होते ही जब राजस्थान को उसकी हुक्मरानी सा मिल जाएंगे तो हम राजतिलक करके मामले को शांत कर सकते हैं। कुछ सोचते हुए वह शख्स जाते जाते कहता है, आप शादी की तैयारी शुरू करें। इस पर संजीव सिंह राजावत खुश होते हुए कहते हैं, क्या आप सच में मान गए? लड़की तुम्हारी माँ की पसंद की है, चाहे तो एक बार मिल सकते हो। इस पर वह लड़का पीछे मुड़कर अपने दादाजी को घूरते हुए कहता है, मजबूरी है इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन शादी निभाऊंगा इसकी उम्मीद मुझे ना रखें। इतना बोलकर वह गेट खोलकर बाहर निकल जाता है। उसे शख्स के बाहर निकलते
ही संजीव सिंह राजावत मुस्कुराते हुए कहते हैं, वह इतनी प्यारी है कि तुम खुद उसके रंग में रंग जाओगे। तभी वह शख्स बाहर निकलते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है, जल्द से जल्द शादी के सारे इंतजाम करो और साथ ही साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना 2 साल बाद में उसे लड़की से तलाक ले लूंगा। इतना बोलकर वह आगे बढ़ जाता है। उसके असिस्टेंट को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ, जिसकी शादी भी नहीं हुई है उसने डाइवोर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी बना दिया। ये सोचकर उसका सच चकरा जाता है। राजावत हवेली। शाम का वक्त। हवेली के सामने बहुत सारे गार्ड्स अपनी रॉयल ड्रेस के अंदर गन लेकर खड़े थे। तभी हवेली के सामने बहुत सारी लग्जरियस कार आकर रुकती है और उसमें से वह शख्स जैसे ही बाहर निकलता है हवेली में नगाड़े बजाने लग जाते हैं और साथ ही साथ एक शख्स जोर से चिल्लाता है, होने वाले हुकुम सा हवेली में प्रस्थान कर चुके हैं। जैसे ही अंदर काम कर रहे हैं सारे नौकर और बॉडीगार्ड तैनात होते हुए अपना काम करने लग जाते हैं। जैसे ही अंदर बैठे घर के लोगों के कानों में यह आवाज जाते हैं तो वह कुछ लोगों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी तो कुछ लोगों के चेहरे उत्तर और गुस्से में लाल हो गए थे। तभी एक औरत जिसने सिंपल सी सिल्क की साड़ी पहने अपने साथ एक व्हीलचेयर पर एक औरत को साथ में लेकर आ रही थी, जिसके चेहरे पर ही उम्र के लकीरों के साथ साथ उनका खानदानी रौब साफ नजर आ रहा था। जैसे ही उन दोनों औरतों की नजर सामने आए शख्स पर जाते ही दोनों की आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं। वह शख्स आगे बढ़कर सबसे पहले उन दोनों के पर छूता है। तभी पीछे एक आवाज आती है जिसे सुनकर उस शख्स के चेहरे पर हल्का गुस्सा नजर आने लग जाता है। उस आवाज को सुनकर उस शख्स के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लग जाता है। तभी अचानक से उस व्हीलचेयर पर बैठी औरत एक रौबदार आवाज में कहती है, इतना सन्नाटा क्यों है जबकि सब जानते हैं कि इस घर के असली चिराग इस घर में 9 साल बाद आए हैं। जैसे ही वह औरत ये कहती है तो एक बार फिर पूरी हवेली में नगाड़ों के साथ शहनाइयों की भी धुन सुनाई देने लगी है। ये रौबदार आवाज इस हवेली की मालकिन ठकुराइन सरोज राजावत की थी। चलिए पहले जान लेते हैं राजावत खानदान के बारे में। राजावत खानदान राजस्थान का ही नहीं बल्कि बिजनेस में पूरी दुनिया में मशहूर सबसे बड़ा खानदान था। वही अपनी खानदानी रिवाज के चलते हैं राजावत खानदान पूरे राजस्थान पर राज करते थे। वर्तमान में राजावत खानदान के मुखिया ठाकुर संजीव सिंह और उनकी पत्नी ठकुराइन सरोज राजावत, जिनकी 3 औलादें थी, 2 बेटे और एक इकलौती राजकुमारी। सबसे बड़े ठाकुर नवरत्न सिंह राजावत और उनकी पत्नी शेजल कंवर, जिनका इकलौता बेटा था और होने वाला उत्तराधिकारी और हुकुमसा रुद्रांश राजावत। बड़े होने के बावजूद भी ठाकुर नवरत्न के इकलौते बेटे रुद्रांश राजावत घर में सबसे छोटे थे, लेकिन एक वही थे जो इस हुकूमत की गद्दी को संभालने वाले थे, जिसके पीछे सबकी नजर और खतरा उनको ही था। अब उनके छोटे बेटे राजीव सिंह राजावत और उनकी बीवी मीना कंवर, जिनके 2 बच्चे थे, जिसमें से बड़ा राजवीर राजावत और दूसरी बेटी तन्वी बाईसा। राजवीर की शादी 2 साल पहले ही हो गई थी और उनकी पत्नी का नाम सुप्रिया था। फिर आती है सबकी लाडली यानी संजीव सिंह की इकलौती राजकुमारी चांद कंवर, जिनकी शादी राजस्थान के एक जाने माने बिजनेसमैन और राजघराने चूरू में हुई थी और उनके 3 बच्चे थे, 2 राजकुमार और उनकी भी इकलौती राजकुमारी चांद बाईसा के दोनों लड़के जुड़वा थे, जिनका नाम अजय और विजय था, और उनकी इकलौती राजकुमारी रिया बाईसा। अब राजावत खानदान के बारे में तो जान ही लिया, तो अब चलते हैं कहानी की तरफ। जैसे ही रुद्रांश राजावत हवेली में आता है तो जहां सबके चेहरे पर बहुत खुशी नजर आ रही थी, वहीं कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिन पर खुशी नहीं बल्कि हैरानी नजर आ रही थी। रुद्रांश अपनी माँ और दादी जी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, आप लोग आराम कीजिए, हम आपसे शाम को मिलेंगे। कुछ देर में हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इस पर सब लोग हमें अपना सर हिलाते हैं और रुद्रांश बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर में रुद्रांश फ्रेश होकर अपनी कार में बैठकर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए निकल जाता है। उसको आधे घंटे में ही हवेली से बाहर जाता देख शेजल जी अपनी सास सरोज जी की तरफ देखते हुए कहती है, माँ साये कब समझेगा। इस पर सरोज जी निराशा में अपना सर नीचे करते हुए कहती हैं, पता नहीं क्या होगा इनका, पूरे 9 साल बाद ये हवेली में आए हैं लेकिन आधा घंटा भी यहाँ नहीं रुके, लेकिन अब क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि वह सब भी आ रहे हैं। इस पर शेजल जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपना दुख छुपाते हुए कहती है, मेरे बच्चे की जिंदगी में कब वो सुख आएगा। इस पर सरोज जी उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, आपके बेटे की जिंदगी में सुकून
जरूर आएगा, इतना बोलकर वह नौकर के साथ अपनी व्हील चेयर से उनके कमरे से बाहर चली जाती हैं। इधर रुद्रांश अपनी कार में बैठ ना जाने किस सोच में डूबा हुआ था, तभी उसका पर्सनल असिस्टेंट अमित अंदर बैठते हुए रुद्रांश की तरफ देखते हुए कहता है, सर आपका काम हो गया है, वह लोग राजस्थान में नहीं घुस सकते। इसका पूरा बंदोबस्त हमने कर दिया है, लेकिन सर एक ऐसी बात है जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस पर रुद्रांश अमित की तरफ देखते हुए उसे आगे बोलने का इशारा करता है, तो अमित अपना सर नीचे करते हुए कहता है, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमें खान का पता अभी तक नहीं मिला है, ना जाने कौन से बिल में जाकर छुप गया है। उसका मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा हीरो का माल चोरी हो गया है और जब तक हमें वह सारा माल नहीं मिल जाता हम तो दूसरे शिप को यहाँ पर आने के लिए भी नहीं कह सकते। इस पर रुद्रांश कुछ सोचते हुए अमित की तरफ देखते हुए कहता है, खान का पता करो और उसी के साथ चौहान भी होगा, वरना खान अकेले मिलकर यह सारे कारनामे नहीं कर सकता था। इस पर अमित उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जहां तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है चौहान के साथ 2 बड़ी गैंग और मिली हुई है, जिसका लीडर कौन है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि चौहान खान और वह 2 बड़ी गैंग मिलकर कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड में आपकी बढ़ती ताकत को देखकर। इस पर रुद्रांश उसकी तरफ देखते हुए कहता है, किसी को नहीं पता कि आखिर किया है कौन, लोग तो बस इस नाम से ही घबरा जाते हैं। आज तक किसी ने भी हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन न जाने क्यों अचानक से चौहान हमारी पूरी टीम के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। इस पर रुद्रांश खामोशी से अमित की तरफ देखते हुए कहता है, चौहान की मदद सिल्वर गैंग ने की है, याद रखना सिल्वर गैंग का नामो निशान नहीं होना चाहिए। इस पर अमित उसकी तरफ देखते हुए अपना लैपटॉप सामने कर देता है। उस वीडियो को देखकर रुद्रांश के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ जाती है और वह अमित को देखकर कहता है, चौहान के क्लास लगानी पड़ेगी, क्योंकि खान हमारे बीच में चौहान और सिल्वर गैंग की वजह से ही आया है। अचानक से रुद्रांश कहता है, ब्लैक ईगल टीम को एक्टिव कर दो, वह सिल्वर गैंग पर नजर रखेगी। इस पर अमित रुद्रांश की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन बस फिर चौहान को कौन संभालेगा। इस पर रुद्रांश एक इविल स्माइल के साथ कहता है, उनकी बहन के ससुराल में शादी है तो उनको तो यहाँ आना ही होगा, और तब खान बिल्कुल अकेला हो जाएगा। वही टाइम होगा जब तुम ब्लैक पैंथर टीम को एक्टिव करके उसके पीछे भेज देना, चौहान को हम यहाँ पकड़ लेंगे। जैसे ही रुद्रांश अपना प्लान अमित को बड़ा बताता है तो वह हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो क्या आप शादी करने के लिए तैयार हैं। इस पर रुद्रांश उसको हैरानी से देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कह दिया था, इसी हफ्ते मैं शादी करूंगा। इस पर अमित एक हल्की मुस्कुराहट के सर हाँ में अपना सर हिला देता है और गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी में बैठ जाता है और वह गाड़ी कुछ ही पल में रुद्रांश की आंखों से ओझल हो जाती है। इधर रुद्रांश अभी भी जैसलमेर की उस कच्ची सड़क पर अपनी कार की बोनट पर बैठे हुए अपने आसपास फैले रेगिस्तान को देखे जा रहा था। जैसी बंजर जमीन उसे नजर आ रही थी, शायद वही बैराग उसकी खुद की जिंदगी में था। तभी अचानक से उसके कानों में पायल की छन छन की आवाज आती है और वह उस आवाज को इग्नोर करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसके कानों में वही आवाज गूंजने लग जाती है। अचानक से एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है, बाईसा कब बड़ी होंगी आप, अब तो इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी डॉक्टर भी बन गई है, लेकिन आपका बचपना कब खत्म होगा। इस पर अचानक से एक लड़की जोर जोर से हंसते हुए अपनी सांसों को संभालते हुए कहती है, पूनम जीजी साफ साफ कहिए कि आपको चलने में दिक्कतें आ रही हैं, जो आप इतनी बातें बना रही हैं। इधर कार के बोनट पर लेटे रुद्रांश के कानों में बार बार उस पायल के छनकने की आवाज के साथ ही साथ उसके कानों में बार बार एक खनकती हुई हंसी की आवाज गूंजे जा रही थी। इधर कार के बोनट पर लेटे रुद्रांश के कानों में बार बार उस पायल के छनकने की आवाज के साथ ही साथ उसके कानों में बार बार एक खनकती हुई हंसी की आवाज गूंजे जा रही थी। रुद्रांश ने पहले तो इस आवाज को नजरअंदाज करने के बारे में सोचा, लेकिन जब बार बार उसे यही आवाज सुनाई दे रही थी तो अब वह उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से वह लड़की जिसका नाम पूनम था एक बार जोर से चिल्लाई, कहाँ जा रही है आप सुकून बाईसा। इस पर रेत के टीलों पर भागती हुई सुकून अपने आप रुक जाती है और वह अपने बालों को पीछे करते हुए अपनी नजरें उठाकर पूनम की तरफ देखती। झील से भी गहरी उसकी वह नीली आंखें जो मोती की तरह चमक रही थी कमर तक।
लहराते लंबे बाल, राजस्थानी लहंगे में उलझा हुआ उसका खूबसूरत बदन, चेहरे पर मासूमियत और उदासी का कुछ मिले झूले भाव, खूबसूरती ऐसी कि शैतान भी पिघल जाए। सुकून रुकते हुए अपने सारे भाव को छुपाते हुए हंसते हुए कहती है, पूनम जीजी हम तो अस्पताल जा रहे थे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं क्योंकि सूरज ढलने को आया है और जैसलमेर की शाम से ज्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है। इतना बोलकर सुकून उसी जगह पर बैठ जाती है। सुकून को एक जगह बैठा देख पूनम, जो उसे कुछ दूर थी, वह भागते हुए उसकी तरफ आते हुए कहती है, कितनी अजीब बात है ना, दुनिया जहान में नाम कमाकर आप इतनी साधारण से जिंदगी में भी खुश हो जाती हैं। इस पर सुकून उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और सामने देखते हुए अपने मन में आए सारे जज्बातों को अपने मन में ही समेटते हुए कहती है, कोई नहीं जानता कि आखिर सुकून राठौर है कौन। इतना बोलकर वह बस हल्का सा मुस्कुरा देती है और सामने की तरफ एकटक देखने लग जाती है। इधर रुद्रांश, जो उन रेत के तिलों के थोड़ा ही नीचे बनी कच्ची सड़क पर अपनी कार की बोनट पर बैठा था, वह इस आवाज को सुनकर और उसे पायल की छन छन को सुनकर कुछ परेशान और कुछ बेचैन सा हो गया था और वह वहां से उतरकर उन रेत की टीलों की तरफ बढ़ जाता है। इससे पहले वह थोड़ा ऊपर पहुंचता तभी उसका फोन रिंग करता है, तो दूसरी तरफ से अमित की आवाज आती है, आपसे कुछ बात करनी है, जो आप ऑफिस की तरफ आ जाइए। इतना बोलकर अमित फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। रुद्रांश अपने मन में आए सारे ख्यालों को झटक कर अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। इधर कुछ ही देर में सुकून के बैग में रखा फोन रिंग करता है, तो उसके फोन पर यहाँ के अस्पताल का नंबर शो हो रहा था। सुकून कॉल उठाती है तो दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आती है, डॉक्टर राठौर आपको हॉस्पिटल बुलाया है। इस पर सुकून खड़ी होते हुए कहती है, क्या कोई बड़ी बात हो गई। इस पर दूसरी तरफ से नोटिस कहती है, हाँ, जिन पेशेंट का अपने ऑपरेशन किया था अचानक से उनकी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई है। इस पर सुकून खड़े होते हुए कहती है, हम बस कुछ ही देर में हॉस्पिटल आ जाएंगे। इतना बोलकर वह कॉल डिस्कनेक्ट करती हैं और पूनम को उठाते हुए कहती हैं, जल्दी चलो जीजी, वरना उस पेशेंट की हालत और खराब हो जाएगी। इतना बोलकर कुछ ही देर में सुकून और पूनम दोनों अस्पताल में थे। पूनम सुकून की बचपन की दोस्त थी। यह इकलौती ऐसी थी जो सुकून की जिंदगी में एक सुकून की तरह थी अपने साथ। सुकून ने इसे भी काम पर रख लिया था। सुकून के सारे ऑपरेशन और सब चीजों का ध्यान पूनम ही रखती थी कहा जाए तो। पूनम सुकून की पर्सनल असिस्टेंट थी, जो सुकून के हर पेशेंट के केस की सारी डिटेल्स और मीटिंग फिक्स करती थी। कुछ ही देर में अस्पताल पहुंचकर सुकून तुरंत आईसीयू की तरह बढ़ जाते हैं। इस वक्त उसने अपने चेहरे को नकाब से ढका हुआ था। वह पहले अपने केबिन की तरफ जाकर कपड़े चेंज करती हैं। अब वह बिल्कुल एक प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह लग रही थी। कुछ ही देर में आईसीयू में उसे पेशेंट को ट्रीट करते हुए बाहर निकलती है और नर्स की तरफ देखते हुए कहती हैं, अभी बिल्कुल स्टेबल है, कुछ दिन तक इन्हें हल्का बेहोशी का डोज देते रहिए ताकि इनकी ब्रेन की सारी मसल स्टेबल हो जाएं। उसके बाद अगर यह होश में भी आएंगे तो उनके ब्रेन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। इस पर नर्स हाँ में अपना सर हिलाते हुए सुकून जैसे ही जाने को होती हैं, तभी एक बॉडीगार्ड सुकून की तरफ आते हुए कहता है, क्या आप ही डॉक्टर राठौर हैं। इस पर सुकून अपनी नजरें उठाकर उनकी तरफ देखते हुए हाँ में अपना सर हिलाती है, तो वह उन्हें लेकर कहता है, चलिए, उनको गोली लगी है और कोई भी डॉक्टर उनके ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। सुकून समय देखती है तो समझ जाती है कि इस वक्त सारे डॉक्टर की शिफ्ट ऑफ हो चुकी है। कुछ सोचते हुए सुकून पूनम की तरफ जाकर कहती है, हम कुछ देर में आती हूँ। इतना बोलकर वह इस अस्पताल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती हैं। टॉप फ्लोर ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में रुद्रांश राजावत बेड पर बैठा हुआ था। इस वक्त उसके हाथ पर गोली लगी हुई थी जिससे खून बह रहा था, लेकिन रुद्रांश को तो जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सुकून जैसे ही उसकी हालत देखते हुए तुरंत आगे बढ़कर सामने खड़ी नर्स से कहती हैं, आप इन्हें बेहोशी का डोज, हम अभी गोली निकलने की तैयारी करते हैं। तभी रुद्रांश अपनी नजर उठाकर ऊपर देखता है तो उसे सिर्फ सुकून की झुकी हुई आंखें ही नजर आ रही थी, जो अपने हाथों में ग्लव्स पहनते हुए कुछ सामान उठाकर उसको साफ करने में लगी थी। तभी रुद्रांश अपनी रौबदार आवाज में कहता है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे बेहोश कर सके। इस पर सुकून अब अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है तो उसका सारा ध्यान जहां रुद्रांश के बाजू पर था, जहां से खून अभी भी वही जा रहा था, वहीं रुद्रांश की नजर उसकी वह गहरी झील सी नीली आंखों पर थी।
तभी सुकून उसकी तरफ देखते हुए कहती है, देखिए मिस्टर राजावत, आपको गोली लगी है, और गोली निकालते हुए इस पर आगे सुकून कुछ कहती है। तभी अमित अंदर आते हुए सुकून की तरफ देखते हुए कहता है, डॉक्टर राठौड़ आप उनकी गोली निकालिए, बाकी सब हम देख लेंगे। सुकून अंदर ही अंदर मुंह बनाते हुए कहती हैं, अभी जब दर्द होगा तो सब कुछ याद आ जाएगा। इतना बोलकर वह आगे बढ़ते हुए रुद्रांश की बाजू पर को साफ करने लग जाती हैं। इधर जैसे ही सुकून के हाथ रुद्रांश की बाजू को छूती है तो रुद्रांश की आंखें एक पल के लिए किसी अजनबी एहसास से बंद हो जाती हैं, लेकिन वह तुरंत अपने ख्यालों को झटका अमित को उसका फोन देने के लिए कहता है और एक फोन मिलाते हुए कहता है, अगर वह लोग जिंदा बचा तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही सुकून रुद्रांश के मुंह से यह सुनती है तो अचानक ही उसके हाथ रुक जाते हैं और वह अपनी उन गहरी आंखों में हैरानी भरते हुए उसकी तरफ देखने लग जाती है, लेकिन अभी भी रुद्रांश का ध्यान अपने फोन पर था। तभी जब रुद्रांश को भी अपने ऊपर किसी की गहरी नजरें महसूस होती है तो वह मुंह टेढ़ा करके अपनी नजरों को सुकून की नजरों से मिलाता है तो सुकून को उसकी नजरों में न जाने क्या नजर आता है कि वह हड़बड़ा कर अपना काम करने लग जाती है। रुद्रांश का पूरा ध्यान अब सुकून पर आ गया था। सुकून जल्दी जल्दी नस को इंस्ट्रक्शन देते हुए गोली निकलती है तो कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन दर्द की वजह से रुद्रांश की आंखें बंद हो जाती है। तभी सुकून प्यार से उसके बाजू पर हाथ फेरते हुए जैसे किसी बच्चे को कह रही हो वैसे ही बोलना शुरू कर देती हैं, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा, अभी हम डॉक्टर है ना, अभी दवाई लगाएंगे, अभी हाथों हाथ सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर वह प्यार से रुद्रांश की बाजू को सहलाने लगा जाती है। नज और वहां खड़े हर शख्स में एक अमित, एक रुद्रांश का पर्सनल बॉडीगार्ड और दूसरा रुद्रांश उस लड़की को देखकर हैरान थे जो इस हाथी जैसे शरीर वाले शख्स को बच्चों की तरह ट्रीट कर रही हैं। अमित अपने मन में कहता है, डॉक्टर राठौड़ आपको अभी इसका वह रूप देखना था जिसमें इसने अकेले 20 बंदों को मारा है। तभी सुकून एक इंजेक्शन लगाते हुए फिर से प्यार से कुछ करते हुए कहती हैं, बस अब हो गया, अब कुछ नहीं होगा, हमने पट्टी कर दी है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर सुकून एक पेन उठाती हैं और शिवांश के बाजू पर बंधी हुई पत्ती पर गेट वेल सून लिखकर एक इमोजी बना देती हैं और अपनी नजरें उठाकर सबकी तरफ देखते हुए कहती हैं, इन्हें एक हफ्ते तक बेड रेस्ट की जरूरत है क्योंकि गोली अंदर तक गई है और यह कुछ मेडिसिन है जो इन्हें रेगुलर लेनी होंगे। रुद्रांश हैरानी से उस लड़की को देखे जा रहा था जो अभी उसको ट्वीट कर रही थी। तभी रुद्रांश सबको एक इशारा करता है तो नज वार्ड बॉय के साथ साथ अमित और उसका पर्सनल बॉडीगार्ड भी यहाँ से बाहर चला जाता है। इधर सुकून अभी भी रुद्रांश के पास खड़ी उसके हाथों से वह ब्लड साफ कर रही थी और अब रुद्रांश का पूरा ध्यान सुकून पर ही था। सुकून जिसको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार अपने काम से था, उसे तो काम करते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि कब सब लोग ऑपरेशन थिएटर से बाहर चले गए। तभी अचानक से ब्लड साफ करते करते सुकून कहती हैं, आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए था जिससे आपको इससे भी कम दर्द होता। रुद्रांश जो एक टक बस सुकून को ही देखे जा रहा था अचानक से खड़ा होते हुए कहता है, मुझे दर्द नहीं होता। इस पर सुकून का मुंह बन जाता है और वह अपने हाथ में कॉटन लिए अपनी नजर ऊपर करके रुद्रांश को देखते हुए कहती है, ऐसा कोई नहीं है जिसे दर्द नहीं होता। इस पर रुद्रांश बिना कुछ बोले ऑपरेशन थिएटर से बाहर चला जाता है। सुकून का तो जैसे मुंह ही बन जाता है। वह अपने ग्लव्स उतारते हुए बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। इधर जैसे ही सुकून बाहर निकलती है तो अमित उसके पास आकर उसे बड़ी सरलता से कहता है, मैं क्या सर ठीक है। इस पर सुकून मुस्कुराते हुए अमित के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहती है, आपके सर बिल्कुल ठीक है, उन्हें बस रेस्ट की जरूरत है, कोशिश करना कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। इतना बोलकर सुकून नीचे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। इधर अपना शर्ट पहनते हुए रुद्रांश अपने दादाजी के कमरे में आता है तो उन्हें डिस्चार्ज मिल चुका था। रुद्रांश संजीव जी को देखते हुए कहता है, घर चले। इस पर संजीव जी उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहते हैं, क्या अपने बुलेट निकाल ली। इस पर रुद्रांश हाँ में अपना सर हिलता है और बाहर की तरफ जाते हुए कहता है, मुझ पर जासूसी करने से अच्छा है अब आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। इस पर संजीव जी का मुंह बन जाता है और वह रुद्रांश को घूर कर देखते हुए कहता है, जिनका पोता तुम्हारे जैसा हो उसे कहाँ आराम मिल सकता है। इतना बोलकर संजीव जी के 2 नौकरों के साथ रुद्रांश के पीछे अपने कदम बढ़ा देते हैं।
इधर जैसे ही संजीव जी नीचे आते हैं उन्हें रिसेप्शन पर खड़ी सुकून मिल जाती है। सुकून पूनम के साथ बाहर निकलने को होती है, तभी अचानक से संजीव जी चिल्लाते हुए कहते हैं डॉक्टर राठौर। जैसे ही सुकून के कानों में यह आवाज जाती है वह मुस्कुराते हुए पीछे पलटी हैं। इस वक्त भी उसने अपने चेहरे को स्कार्फ से ढका हुआ था। वह उनके तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए अपनी आवाज में एक खिलखिलाहट लाते हुए कहती हैं अभी आप ठीक है। इस पर संजीव जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं जिसकी डॉक्टर इतनी हसीन हो वह कैसे ठीक नहीं हो सकता। इस पर सुकून उनके सामने शर्माने का नाटक करते हुए इशिश कहती हैं और उन्हें अपना ध्यान रखना को कहकर खुद भी पूनम के साथ बाहर निकलती हैं। तो पूनम आगे जाकर उसका गाड़ी के बाहर इंतजार करने लगती हैं। रुद्रांश अपने दादाजी को देखकर हैरान था, क्योंकि आज तक उसके दादाजी ने इस तरह प्यार से किसी से बात नहीं की। वह सिर्फ रिया से ही ऐसी बात करते थे। हालांकि रिया से प्यार तो रुद्रांश को भी बहुत था, लेकिन आज पहली बार रिया के अलावा संजीव जी को इतने प्यार से किसी और से बात करते हुए नहीं देख। तो रुद्रांश उनके पास आते हुए कहता है क्यों बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से अकल कहाँ चली गई है आपकी, जो आप ऐसे किसी से भी इतना हंस के बात कर रहे हो। इस पर संजीव जी एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ रुद्रांश को देखते हैं और उसे आगे चलने का इशारा करते हैं। इधर हॉस्पिटल बाहर बहुत सारी कार खड़ी थी, लेकिन संजीव जी के साथ साथ रुद्रांश और अमित की भी नजरें उस तरफ चली जाती हैं जहां एक जीप के पास पूनम और सुकून एक दूसरे के सामने गुस्से में देख रही थी। तभी पूनम कहती है देखो बहुत लेट हो गई है और इस वक्त हम पैदल घर नहीं जाएंगे। इस पर सुकून भी अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहती हैं अगर आपको जाना है तो जाओ, लेकिन हम तो पैदल ही घर जाएंगे। इतना बोलकर वह अपना मुंह फेर कर आगे चलने को होती हैं। अब जाकर रुद्रांश और अमित का ध्यान सुकून और पूनम की तरफ जाता है, जिन्होंने अपनी डॉक्टर और असिस्टेंट की यूनिफॉर्म चेंज करके ट्रेडिशनल पहन लिया था। उस मल्टी कलर राजस्थानी लहंगे में सुकून बहुत प्यारी लग रही थी। हालांकि उसका चेहरा तो किसी को नजर नहीं आ रहा था। फिर भी वही पूनम उसके पीछे जाते हुए उसे आवाज देते हुए कहती है लेकिन गाड़ी में जाने से क्या दिक्कत हो रही है। इस पर सुकून बिना कुछ बोल आगे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। पूनम पीछे मुड़कर दो बॉडीगार्ड और ड्राइवर को कुछ इशारा करती है तो वह दोनों भी अपना सर हिलाते हुए उन दोनों के पीछे धीरे धीरे आना शुरू कर देती हैं। संजीव जी मुस्कुरा कर सुकून को ही देख रहे थे और इधर रुद्रांश अमित को कुछ इशारा करता है तो अमित तुरंत दादाजी को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। कुछ देर में रुद्रांश की गाड़ियों का काफिला राजावत हवेली के पास रुकता है और सब लोग अंदर आते हैं। आज रुद्रांश हवेली से बाहर था, जबकि वह आज 9 साल बाद आया था। तभी जब सब देखते हैं कि रुद्रांश के साथ संजीव जी घर आ गए हैं तो उनकी रुद्रांश को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। कुछ देर में सब लोग खाने की टेबल पर होती हैं, जहां संजीव जी खड़े होते हुए कहते हैं अब जब रुद्रांश आ ही गए हैं तो हमें लगता है कि हमें अब उनकी शादी करवा देनी चाहिए। हुकुमसा के साथ हुकुमरानी सा का भी राज तिलक होना जरूरी है। इतना बोलकर संजीव जी सरोज जी की तरफ देखती हैं तो वह अपनी पलकें झपका देती है। इधर सरोज जी शेजल जी की तरफ देखते हुए कहते हैं हम कल ही रुद्रांश का रोका करेंगे, उम्मीद है कि आप उन्हें मना लेंगी। इस पर शेजल जी अपना सर हाँ में हिलाती हैं। रुद्रांश वहां मौजूद होकर भी वहां नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वह अच्छे से जानता था कि उसे इस नाम की शादी में सिर्फ 2 साल ही रहना था। रुद्रांश की बात चल ही रही थी, तभी अचानक से अमित अंदर आते हुए रुद्रांश की तरफ देखते हुए कहता है सर। अमित के इतना कहते ही रुद्रांश अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने कदम हवेली से बाहर की तरफ बढ़ा देता है और पीछे पलटते हुए अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है माँ हम जल्दी घर आ जाएंगे, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पर काम करना है। सुबह जल्दी उस मीटिंग को अटेंड करना होगा और बहुत काम बाकी है। इससे पहले शेजल जी कुछ कहती पहले ही रुद्रांश वहां से निकल चुका था। तभी मीना जी शेजल जी को ताना मारते हुए कहती हैं क्या भाभी सा अपने खुद के बेटे पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है आपका, ऐसे कैसे चलेगा, क्यों किसी मासूम की जिंदगी तबाह करने ला रही हो आप। इससे पहले शेजल जी कुछ कहती तभी सरोज उसे ताना मारते हुए कहती हैं क्यों तूने भी तो अपने इकलौते बेटे की शादी इसीलिए करवाई थी ताकि वह अपनी जिम्मेदारियां को समझे और थोड़ा काबिल बन, तो शेजल भी यही कर रही हैं। सरोज जी को शेजल जी का साथ देता देख मीना का मुंह बन जाता है और वह उठते हुए कहती है हमारा बेटा तो
गुस्सैल नहीं था, सिर्फ नालायक था। इसलिए हमने किसी की जिंदगी तबाह नहीं की। लेकिन भाभी साहब, आप तो अच्छी तरह जानती हो कि आपका बेटा कैसा है। इतना बोलकर वह वहां से चली जाती है। संजीव जी, जिन्हें सब कुछ पता था फिर भी वह शांत रहते हुए कहते हैं, शैलजा जी, वह इतनी मासूम और प्यारी है कि रुद्रांश तो क्या, शैतान भी उनके सामने अपने घुटने टेक देंगे। अचानक से माहौल को हल्का करते हुए सुप्रिया और तन्वी एक साथ कहती हैं, रुद्रांश भाई साहब, कम से है क्या, किसी शैतान से इतना बोलकर सब हंस देते हैं। इधर बाहर निकलते हुए रुद्रांश अमित की तरफ देखते हुए कहता है, क्या खबर लेकर आए हो। उसने इतना ही बोला था, तभी पीछे से कोई भागते हुए आता है और पीछे से रुद्रांश के गले लग जाता है। जैसे ही रुद्रांश उसकी आवाज सुनता है, उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने चेहरे पर कठोर भाव लाते हुए कहता है, अनमोल, मैंने यहाँ तुझे बिजनेस के लिए बुलाया है। इस पर अनमोल मुंह बनाते हुए कहता है, तो मैं कौन सा यहाँ पर तेरी बहन से शादी करने आया हूँ। इतना बोलकर अनमोल अपनी एक आंख दबाते हुए अमित की को देखा है तो अपना चेहरा दूसरे तरफ कर लेता है। कुछ देर में रुद्रांश, अमित, अनमोल और अनमोल का असिस्टेंट रोहन एक कार में बैठकर जैसलमेर की उस खूबसूरत रात में अपनी कार में कुछ बातें करते हुए चले जा रहे थे। तभी अचानक से उनकी कार बंद हो जाती है। रुद्रांश अपनी नजर ऊपर करके आगे बैठा अमित और रोहन को देखा है तो अमित उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अचानक शिकार बंद हो गई है, मैं देखता हूँ कि हुआ क्या। इतना बोलकर वह नीचे उतरता है। अनमोल, रुद्रांश भी उन सबके साथ नीचे उतरते हैं। तभी अचानक से रोहन कार के टायर पर मारते हुए कहता है, सर, टायर पंचर है और पेट्रोल की टंकी में लीकेज की वजह से पेट्रोल भी खत्म हो चुका है। जैसे ही रुद्रांश की बात सुनता है तो वह हैरानी से अनमोल की तरफ देखने लग जाता है। अनमोल रुद्रांश की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे मत देख, मैंने थोड़ी ना खत्म किया है इस पर। इससे पहले रुद्रांश अनमोल को कुछ कहता तभी उसके कानों में गाने और पायल की छन छन एक बार फिर से सुनाई देने लग जाती हैं और अनायास ही उसके कदम उस तरफ बढ़ जाते हैं। रुद्रांश को जाता देख एक पल के लिए अनमोल और अमित दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी अनमोल पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, रुद्र कहाँ जा रहा है। इस पर रुद्रांश का कोई ध्यान नहीं होता, वह अपने कदम वैसे ही आगे बढ़ाया जा रहा था। तभी उसे फिर से वैसी ही पायल की छन छन की आवाज सुनाई देने लग जाती है और अगले ही पल उसके कानों में एक सुरीली से आवाज जाती है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, ला ला ला, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। उस आवाज को सुनकर रुद्रांश के कदम वहीं थम से जाते हैं। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयां रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। रुद्रांश को यूं एक जगह खड़ा देखकर अब अनमोल, अमित और रोहन भी उस दिशा में अपने कदम बढ़ा देते हैं। तभी वह आवाज अचानक से बंद हो जाती है और एक लड़की की खिलखिलाना की आवाज आती है। तभी दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आती है, आप तो बड़ा खूबसूरत गाती हैं। इस पर वह लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, शुक्रिया। इतना बोलकर वह जैसे ही चुप होती हैं तभी एक और लड़की की आवाज आती है, घर चले। इस पर रुद्रांश को वह छन छन की आवाज खुद से दूर जाती नजर आ रही थी। अचानक ही रुद्रांश अपने कदम तेजी से उस तरफ बढ़ा देता है। ऊपर जाकर जैसे ही वह रेत के टिलों को देखा है तो वहां पर कुछ बंजारों ने अपना डेरा डाल रखा था। उनको देखकर रुद्रांश अपनी नजरें इधर उधर करता है तो उसे बंजारों के घेरे से कुछ 10 कदम की दूरी पर एक लड़की अपना लहंगा संभालते हुए दूर जाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसकी पायल की वह हल्की सी छम अभी भी रुद्रांश के कानों में घुल रही थी। तभी पीछे से अनमोल आते हुए कहता है, यहाँ क्या कर रहा है। इस पर रुद्रांश अपनी नजरों को इस लड़की पर जमाते हुए कहता है, कुछ नहीं, चल घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। इतना बोलकर वह एक बार फिर उसी दिशा में देखा है और सबके साथ कार की तरफ आता है, जहाँ पहले ही अमित ने सिग्नल भेजकर एक नई गाड़ी का बंदोबस्त करवा लिया था। कुछ ही देर में वह लोग राजावत हवेली पर थे। इधर जैसे ही रुद्रांश हवेली में इंटर करता है तभी एक लड़की
भागते हुए आती हैं और उसके गले से लग जाती हैं। रुद्रांश के सख्त चेहरे पर अब कुछ अनकही भाव नजर आने लग जाते हैं और वह मुस्कुराते हुए उस लड़की के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, कैसी है हमारी राजकुमारी। इस पर रिया के चेहरे पर एक बड़ी से मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपनी आंखों में हल्की नमी लिए कहती हैं, आप तो बाहर जाकर हमें भूल ही गए भाई साहब। इतना बोलकर वह एक बार फिर रुद्रांश के गले से लग जाती हैं। रुद्रांश उस प्यार से हवेली के अंदर लाते हुए सामने की तरफ देखता है जहां उसके दादाजी के साथ चांद बुआसा बैठी थी। चांद बाईसा को देखकर रुद्र के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह जाकर सबसे पहले उनके पैर छूता है और जैसे ही चांद कंवर अपने भतीजे को देखती हैं वह खड़ी होते हुए उन्हें गले से लगा लेती हैं। इधर राठौर मैंशन में बाहर रखवाली करते हुए गार्ड्स इधर से उधर घूम रहे थे और अंदर सुरेंद्र राठौर बैठकर अपने कामों में लगे थे। तभी रागिनी बाहर आते हुए कहती हैं, सोनल और मोना अभी तक घर नहीं आई है, ना जाने कहाँ होगी। इस पर सुरेंद्र जी टाइम देखते हुए कहती हैं, पता नहीं सुकून कहाँ रह गई, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। इस पर रागिनी का मुंह बन जाता है और वह मुंह बनाते हुए कहती हैं, आपकी लाडली बेटी का तो कोई अता पता ही नहीं रहता, ऊपर से मेरी बेटियां न जाने कहाँ होगी। सुरेंद्र जी अपनी पत्नी को घर कर देखती है, तभी उन्हें दरवाजे पर छन छन की आवाज आती है और तभी सुकून और पूनम अंदर आते हुए जैसे ही सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें गुस्से में जहां रागिनी नजर आ रही थी, लेकिन सुकून उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए उसकी सीधी नजर अपने पापा पर जाते हैं। सुरेंद्र जी को देखकर सुकून के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह भागते हुए उनके पास जाते हैं और उनसे गले से लग जाती हैं। सुरेंद्र जी सुकून के सर पर हाथ फेरते हुए उसके माथे को चूम लेते हैं। रागिनी ये देखकर जलबून जाती है और जैसे ही जाने को होती है तभी उसकी नजर गेट पर जाती है जहां से सोनम और मोना अंदर आ रही थी। जैसे ही सुनील और मोना सुरेंद्र जी को घर में देखते हैं तो वह हैरान रह जाती है। इस वक्त उन्होंने जिस तरह के कपड़े पहने थे उसे देखकर अब उन्हें लग रहा था कि आज उन्हें डांट पड़ने से कोई नहीं रोक सकते। तभी अचानक से सुरेंद्र जी की भी नजर उन पर चली जाती है और उनकी आंखों में गुस्सा नजर आने लग जाता है। अपने पापा को इतने गुस्से में देखकर सोनम और मोना की हालत खराब हो जाती है। तभी उन्हें बाहर से बहुत सारे लोगों की चहलकदमी की आवाज आती है और सुरेंद्र जी चिल्लाते हुए उन्हें अंदर जाने के लिए कहते हैं। राठौर सदन में सुरेंद्र जी अपनी दूसरी पत्नी रागिनी के साथ रहते थे। सुरेंद्र जी की पहली पत्नी से उन्हें एक लड़की थी जिसका नाम सुकून राठौर था, जो आज एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी। जहां लोग उनके नाम से तो उन्हें नहीं, लेकिन डॉक्टर राठौर के नाम से उन्हें आज पूरा देश जानता था। वही सुकून हमेशा अपनी पहचान को छुपा कर रखती थी। वह एक खुली जिंदगी जीना चाहती थी जिसमें ढेर सारा सुकून हो। अपनी मां के जाने के बाद सुकून की जिंदगी में जैसे ग्रहण लग गया। उसने बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी की और आज 22 साल की उम्र में सुकून पूरे इंडिया की जानी मानी डॉक्टर थी, जहां उसको बाहर के देशों में डॉक्टर ट्यूलिप से बहुत मशहूर थे। जहां सुकून सबके सामने एक मामूली सी डॉक्टर और एक नॉर्मल सी लड़की की तरह रहती थी, वही सिर्फ एक पूनम और उसकी मासी ही जानती थी कि आज सुकून ने कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। इधर रागिनी जी आई तो सुकून की परवरिश के लिए थी, लेकिन उन्होंने जल्द ही सुरेंद्र जी के मन में अपनी जगह बना ली थी। धीरे धीरे सुकून की जिंदगी और भी ज्यादा खराब होती कहीं, क्योंकि रागिनी का सारा गुस्सा सुकून पर ही निकलता था। वही सुरेंद्र जी अक्सर अपने कामों के चलते घर से बाहर रहा करते थे, जिसकी वजह से रागिनी और सुकून के दोनों बहनें काफी खुली हो गई थी। वह जो मर्जी करती। धीरे धीरे सुकून में घर में रहना ही छोड़ दिया। जब जब उसके पापा यहाँ रहते हैं तब वह भी घर में ही रहती, वरना वह अक्सर हॉस्पिटल के पास अपने एक फ्लाइट में ही रुक जाती। पूनम उसकी बचपन की दोस्त थी, जिसे अपना बचपन अनाथालय में बिताया और जब स्कूल में उसकी मुलाकात सुकून से हुई तो वह तब से सुकून के हर राज की एक भागीदारी बन गई। सुरेंद्र जी के ऐसे चिल्लाने पर सोनल और मोना दोनों कमरे की तरफ चले जाते हैं। वहीं सुकून अभी भी सुरेंद्र जी के पास ही खड़ी थी। तभी दरवाजे से 4 गार्ड्स के साथ 4 नौकर अंदर आते हैं और पीछे से सेजल अपनी सास के साथ आ रही थी, जो एक नौकरानी व्हीलचेयर पर लेकर आ रही थी। सेजल और सरोज जी को देखकर सुरेंद्र जी हैरान रह जाते हैं। सुरेंद्र जी के ऐसे चिल्लाने पर सोनल और मोना दोनों कमरे की तरफ चले जाते हैं। वहीं सुकून अभी भी सुरेंद्र जी के पास ही खड़ी थी। तभी दरवाजे से 4 गार्ड्स के साथ 4 नौकर अंदर आते हैं और पीछे से
सेजल अपनी सास के साथ आ रही थी जो एक नौकरानी व्हीलचेयर पर लेकर आ रही थी। सेजल और सरोज जी को देखकर सुरेंद्र जी हैरान रह जाते हैं। सेजल को सुरेंद्र जी अच्छे से पहचानते थे क्योंकि सेजल ही वह लड़की थी जिसने बुरे वक्त में उसकी पत्नी का साथ दिया था। सेजल और उनकी पहली पत्नी शिवानी बचपन की दोस्त थी, जिसके चलते मरते वक्त सेजल ने शिवानी से एक वादा लिया और साथ ही साथ सुरेंद्र जी को भी यह बात समझा दी गई थी कि अगर सुकून का रिश्ता कहीं होगा तो वह उसी के घर पर होगा। आज वही वादा पूरा लेने के लिए सेजल सुरेंद्र जी के चौखट पर थी। सेजल को देखकर एक बार फिर सुरेंद्र जी को अपनी पहली बीवी की याद आ जाती है। वही रागिनी जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह चुपचाप खड़ी अपने सामने उन सबको देख रही थी। तभी अचानक से सेजल मुस्कुराती हुई कहती है, मैं इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने आई हूँ। उम्मीद है सुरेंद्र के तुम अपना वादा नहीं भूलोगे। इस पर सुरेंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अचानक से सेजल जी की नजर सामने खड़ी सुकून पर जाती है, जो अपने लहंगे को पकड़े सिर झुकाए नीचे ही देख रही थी। सीजन जैसे ही उसे देखते हैं उसकी आंखों में एक बार फिर नामी उतर आती हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कितनी ही वर्ष पीछे चली गई है और उसके सामने उसकी वही दोस्त शिवानी खड़ी है। वह आगे बढ़ते हुए शिवानी को बुलाती है तो सुकून अपनी आंखें हैरानी से ऊपर करके सेजल जी को देखने लग जाते हैं। वही झील से गहरी आंखें, लेकिन सुकून की आंखें शिवानी जैसे कई ज्यादा खूबसूरत थी। सेजल जी को उसकी आंखों में एक अकेलापन और एक दर्द साफ नजर आ रहा था। तभी आगे बढ़कर सेजल की सुकून को गले से लगा लेते हैं। ये सब रागिनी खड़ी एक तक देखी जा रही थी। उसे तो अभी तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह सब कुछ समझने की कोशिश ही कर रही थी। तभी अचानक से सुरेंद्र जी की आवाज आती है, आप लोग खड़े क्यों हैं? लिए बैठिए, आखिर इतनी बड़ी बात करनी है। वादा पूरा किया है तो मेहमान नवाजी भी अच्छे से करनी पड़ेगी। आखिर हम लड़की वाले हैं। ये सुनकर सरोज जी और सेजल जी के चेहरे पर एक राहत नजर आने लग जाती है। सुरेंद्र जी के ये कहने पर कि आखिर हम लड़की वाले हैं, खातिरदारी तो करनी बनती है। रागिनी जी को समझ आ जाता है कि हो ना हो यहाँ पर शादी के बाद चल रही है। तभी सरोज जी सुकून को अपने पास बुलाती हैं। सुकून एक नजर अपने पापा को देखते हैं तो सुरेंद्र जी सुकून को आंखों ही आंखों से इशारा करते हैं कि वह सरोज जी के पास जाएं। अपने पापा के इशारे पर सुकून अपने कदम सरोज जी की तरफ बढ़ा देती हैं और उनके पास व्हीलचेयर से सटकर नीचे बैठते हुए उनके पैर छूती हैं। उनके पैरों को हाथ लगाते हुए कहती हैं, क्या हुआ है आपके पैरों में? सरोज जी सुकून को हैरानी से देखते हुए कहती हैं, आपका मतलब? इस पर सुकून उनकी तरफ मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस हम भी एक डॉक्टर हैं। तभी सरोज जी मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेर देती हैं। इधर मोना और सोनल भी अपने कपड़े बदलकर नीचे आते हैं तो इतने सारे लोगों को अपने घर में देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी रागिनी जी नौकरों के साथ बाहर आते हुए मुस्कुराते हुए कहती हैं, हुकुम रानीसा और छोटी ठाकुराइन ये दोनों। इस पर सुरेंद्र जी उनकी बात काटते हुए कहते हैं, हुकुम रानीसा ये हमारी बेटियां हैं सोनल और मोना। इस पर सोनम और मोना दोनों ही उन सबको हाथ जोड़कर प्रणाम कहती है, लेकिन सोनल की सीधी नजर सुकून के पास थी जो सरोज जी के पास नीचे बैठी थी। हालांकि सुकून को यह नहीं पता था कि आखिर सरोज जी हैं कौन, लेकिन सोनम और मोना तो शुरू से राजस्थान में ही रही हैं तो वह अच्छे से जानती थी कि आखिर सरोज जी है कौन। चाय और नाश्ते के बाद सेजल खड़ी होती हुई कहती हैं, आप तो जानते ही हैं सुरेंद्र की वह पूरे 9 साल बाद राजस्थान वापस आए हैं और हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया है। सब चाहते हैं कि रोक की रस्म कल के कल ही पूरी हो जाए। इस पर सुरेंद्र जी कुछ सोचते हुए कहते हैं, इससे हमें कोई एतराज नहीं है। ऊपर से हम हमारी नन्ही सी राजकुमारी को भेज भी तो आपके घर ही रहे हैं। इस बात की हमें जरा भी टेंशन नहीं है, लेकिन फिक्र तो बस इतनी सी है कि क्या रोका होने से पहले अगर एक बार सुकून और वह मिल लेते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि ये तो हमारे घर की परंपरा है कि रोके में भी ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे और साथ ही साथ ना उसके बाद इनका मिलना होगा। इस पर सरोज जी सुरेंद्र जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, अगर ऐसी बात है तो हम अभी उन्हें यही बुला लेते हैं। इस पर सुरेंद्र जी एक नजर सुकून को देखते हैं जो अभी भी अपनी नजरें झुकाए वही दूर जाकर खड़ी थी और अपने दोनों हाथों को आपस में मिलकर अपनी घबराहट को कम करने की कोशिश कर रही थी। सुरेंद्र जी अपनी नन्ही सी राजकुमारी को इतने घबराते देख मुस्कुरा देते हैं और खड़े होते हुए उसके पास जाते हैं और उसकी नजरें उठाकर उसकी नीली आंखों में एक तक देखने लग जाते हैं। आज भी सुकून का चेहरा और
उसकी वह नीली आंखें उन्हें अपनी मोहब्बत शिवानी की याद दिलाते थे। रागिनी से उन्होंने शादी जरूर की, लेकिन कभी उन्हें शिवानी की जगह दे ही नहीं पाए। इधर रागिनी, जिनकी बड़ी बेटी सोनल थी, जिसकी उम्र 25 साल थी और वह उसे अपने साथ शादी के बाद लेकर आई थी, वहीं उनकी छोटी बेटी मोना, जिसकी उम्र 24 साल थी, वह भी सुरेंद्र जी की नहीं थी। लेकिन रागिनी के साथ साथ उन्होंने सोनल और मोना को भी एक नाम दिया, दोनों ही सुकून से बड़ी थीं। इधर अपने पापा की नजरों में एकटक देखकर सुकून अपनी नजर फिर से नीचे कर लेती है तो सुरेंद्र जी उसका सर अपने सीने पर रखते हुए कहते हैं, आपको अपने पापा पर विश्वास है ना? इस पर सुकून अपनी आंखों में आंसू लिए हाँ में अपना सर हिला देती हैं। तभी अचानक से सुरेंद्र जी कहते हैं, आपको आपकी माँ पर विश्वास था? इस पर सुकून की सीधी नजर दीवार पर चली जाती है, जहाँ किसी राजकुमारी की तरह एक खूबसूरत लाल रंग के राजस्थानी लिबास में अपनी नीली आंखों में गहरा काजल लगाई शिवानी जी की तस्वीर नजर आती है, जो मुस्कुराते हुए ऐसा लग रहा था जैसे सुकून को ही देखे जा रही थी। तभी सुकून उनकी नजरों में देखते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी सुरेंद्र जी कहते हैं, तो हम दोनों चाहते थे कि आपकी शादी इसी घराने में हो। इस पर सुकून कुछ नहीं कहती, बस कसकर एक हाथ से अपने पापा का हाथ पकड़ लेती हैं और दूसरे हाथ को अपने लहंगे पर कस देती हैं। तभी सरोज जी सेजल को कुछ इशारा करती हैं तो सेजल तुरंत रुद्रांश को फोन करती है। इधर रुद्रांश, जो अभी हवेली के दरवाजे पर था और अपने दादाजी से कुछ बातें कर रहा था, जैसे ही उसका फोन रिंग करता है वैसे ही संजीव जी रुद्रांश को देखते हुए कहते हैं, आपको इस पत्ते पर अभी जाना होगा। इस पर रुद्रांश हैरानी से संजीव जी को देखने लगता है, लेकिन संजीव जी बिना उसको कुछ कहें एक इशारा करते हैं। तभी रुद्रांश टेढ़ी आंखों से किनारे देखता है तो इस एक परछाई नजर आती है, जिसे देखकर रुद्रांश के चेहरे पर एक जहरीले मुस्कुराहट आती है। इधर रुद्रांश, जो अभी अभी हवेली के दरवाजे पर था और अपने दादाजी से कुछ बातें कर रहा था, जैसे ही उसका फोन रिंग करता है वैसे ही संजीव जी रुद्रांश को देखते हुए कहते हैं, आपको इस पत्ते पर अभी जाना होगा। इस पर रुद्रांश हैरानी से संजीव जी को देखने लगता है, लेकिन संजीव जी बिना उसको कुछ कहें एक इशारा करते हैं। तभी रुद्रांश टेढ़ी आंखों से किनारे देखता है तो इस एक परछाई नजर आती है, जिसे देखकर रुद्रांश के चेहरे पर एक जहरीले मुस्कुराहट आती है। रुद्रांश के चेहरे पर एक जहरीले मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने कदम के हवेली से बाहर की तरफ बढ़ा देता है। कुछ ही पल में रुद्रांश की कार राठौर सदन के सामने थी। वह जैसे ही नीचे उतरता है, उससे पहले उसके सारी बॉडीगार्ड उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। इस वक्त उसने अपना चेहरे पर एक मास्क लगा रखा था। जैसे ही वह अंदर आता है, उस शांत से महल में सबको एक ताकतवर और के साथ एक गंभीर और माहौल महसूस होने लग जाता है। सुरेंद्र जी एकटक रुद्रांश को देख रहे थे, जिनका चेहरा उसे नजर नहीं आ रहा था। इधर रुद्रांश की नजरें अपनी दादी और माँ पर थीं, जो उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी अचानक से रुद्रांश के कानों में एक छन छन की आवाज आती है और जैसे ही वह उसे महसूस करता है, वह दूसरी तरफ देखने की कोशिश करता है। उसे सुरेंद्र जी के सीने से लगी वह नजर आती है, जिसका लहंगा उसने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। कुछ सोचते हुए रुद्रांश जाकर किसी राजा की तरह सोफे पर बैठ जाता है। रुद्रांश को आया देखकर सोनल और मोना की नजरें उस पर रुक सी जाती हैं और वह दोनों एकटक रुद्रांश को देखने लगती हैं। तभी सेजल जी खड़ी होते हुए रुद्रांश को सुरेंद्र जी के पास लाते हुए कहती हैं, मिलिए। राजस्थान की गद्दी के उत्तराधिकारी और होने वाले हुकुमसा से सेजल जी के ये कहते ही रागिनी के साथ साथ सोनल और मोना की भी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं अभी तक सुकून ने अपनी नजर उठाकर एक बार भी रुद्रांश को नहीं देखा था। रुद्रांश की नजरें एकटक सुकून पर थीं, जो अपने चेहरे को सुरेंद्र जी के सीने में छुपाए खड़ी थी। सुरेंद्र जी को भी सुकून की मजबूत पकड़ खुद पर महसूस हो रही थी। तभी वह मुस्कुराते हुए रुद्रांश से कुछ कहते हैं। उससे पहले ही रुद्रांश कुछ सोचते हुए झुककर उनके पर छूता है। सुरेंद्र जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वह 2 कदम पीछे हटते हुए रुद्रांश को खड़े करते हुए कहते हैं, क्या कर रहे हैं आप हुकुम? इस पर रुद्रांश अपनी माँ की तरफ देखता है और सुरेंद्र जी सुकून को अपने साथ अंदर ले जाते हुए उसको अपने कमरे में जाने का इशारा करते हैं। कुछ ही पल में 2 नौकर सुकून के कमरे में चाय के साथ साथ कुछ नाश्ता भी रखकर नीचे आ जाते हैं। सेजल जी रुद्रांश को इशारा करती हैं और उसको समझते हुए कहती हैं, ये सब इतनी जल्दी हो गया? हमने आपको 1 महीने पहले बुलाया था ताकि आप उन्हें अच्छे से जान ले पहचान ले, लेकिन अगर अब
आप आए हैं तो हमें कल के कल रोका करना होगा, ताकि रोका के 1 हफ्ते के अंदर हम आपकी शादी कर सकें। इसके चलते यह आखिरी वक्त है जब आप उनसे मिल सकते हैं, और इसके तुरंत बाद ही आप उनका चेहरा शादी के बाद देख पाएंगे। इतना बोलकर सेजल जी रुद्रांश को ऊपर जाने का इशारा करती हैं। रुद्रांश, जिसके कानों में सुकून की वह छन छन करती पायल की आवाज अभी भी गूंज रही थी, वह उनकी तरफ देखकर उसके कमरे की तरफ ऊपर अपने कदम बढ़ा देता है। इधर सुकून अभी भी वैसे ही बालकनी में खड़ी होकर कुछ सोच जा रही थी, तभी उसे अपने कमरे में कुछ कदमों की आवाज आती है और वह अपने कदम दरवाजे के अंदर बढ़ा देती है। इधर जैसे ही रुद्रांश सुकून के कमरे में अंदर आता है तो एक नजर पूरे कमरे को देखता है। इससे पहले उसकी नजर सुकून की बड़ी सी तस्वीर पर जाती है। अचानक से लाइट चली जाती है और इधर लाइट का जाना हुआ और इधर रुद्रांश का अपना चेहरे से मास्क हटाना हुआ और लाइट का जाना हुआ। एक बार फिर सुकून के चलने से उसकी पायल की छन छन रुद्रांश के कानों में साफ सुनाई देने लगी और सुकून अंदर आते हुए एक हल्की सी आवाज में कहती है, आप रुकिए, हम देखकर आते हैं कि क्या हुआ। और वह अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा देती हैं और अचानक से एक धमाका होता है। उस धमाके की इतनी जोर की आवाज सुनकर अचानक से सुकून लड़खड़ा जाती है और इससे पहले वह गिरती तभी उसे अपनी कमर पर रुद्रांश का ठंडा हाथ महसूस होता है और वह एक पल के लिए वहीं रुक सी जाती है। रुद्रांश भी उसे संभालने के चक्कर में उसे खुद के एकदम करीब कर लेता है। इधर जैसे ही सुकून और रुद्रांश एक दूसरे के इतने करीब आते हैं तो अचानक से रुद्रांश के मन में अलग से एहसास जन्म ले लेते हैं और वह सुकून को वैसे ही खुद के करीब करते हुए जैसे ही अपने जब में हाथ डालकर फोन निकालने को होता है, तभी अचानक से बाहर से गोलियां चलने की आवाज आने लग जाती हैं और वह सुकून को वही ढंग से खड़ा करते हुए कहता है, जब तक कोई तुम्हें बाहर नहीं बुलाए, वह भी सिर्फ तुम्हारे पापा, तब तक बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर रुद्रांश फिर से अपने चेहरे पर मास्क लगता है और बाहर निकल जाता है। इधर सुकून वैसे ही बेड पर बैठ जाती हैं और तभी अचानक से भागते हुए पूनम अंदर आती हैं और सुकून का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, आप ठीक हैं। इस पर पूनम को देखकर सुकून उसे तुरंत गले से लगा लेती हैं। पूनम उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, क्या उन्होंने कुछ किया, क्या कुछ कहा? इस पर सुकून बिना कुछ कहे पूनम का हाथ अपने दिल पर रख देती हैं। पूनम को सुकून की धड़कनें इतनी तेज महसूस होते ही वह हल्के से मुस्कुरा देती हैं और फिर से सुकून को गले से लगा लेती हैं। कुछ ही देर में सुकून के घर का मैदान किसी जंग का मैदान बन गया था और सुकून को हर तरफ से गोलियां चलने की आवाज आ रही थी। इधर अमित, अनमोल और रोहन भी रुद्रांश के एक मैसेज पर यहां आ गए थे और उनके बॉडीगार्ड्स ने राठौर मैंशन को पूरी तरह घेर लिया था। वही जब रुद्रांश को महसूस होता है कि वह सिर्फ दूर से उस पर गोली चलाने के लिए आए थे और कुछ ही देर में वहां गोलियां चलाकर बिना किसी नुकसान के शांत होती हो गई थी और अचानक से लाइट भी आ जाते हैं। तभी उसे एक कॉल आता है और रुद्रांश के चेहरे पर एकदम से गुस्सा नजर आने लग जाता है। वह अंदर जाते हुए सुरेंद्र जी की तरफ देखते हुए कहता है, हमें ये रिश्ता मंजूर है, आप शादी की तैयारी करें। फिर वह अपनी माँ की तरफ देखते हुए उनके कान में कुछ कहता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। सेजल जी को रुद्रांश की बात सुनकर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, सुकून को नीचे बुलाओ। जैसे ही सुरेंद्र जी सेजल जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखते हैं तो वह सुकून को आवाज देते हैं। सुकून, जिसके कानों में अभी भी रुद्रांश की वह एक बात ही घूम रही थी, जब तक मिस्टर राठौर आवाज नहीं दे तब तक नीचे मत आना। अपने पापा की आवाज सुनकर तुरंत ही सुकून सीढ़ियों से नीचे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती हैं। सुकून जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो सबकी नजर सुकून पर ही रुकती जाती है। छन छन की आवाज करते हुए सुकून नीचे की तरफ आती है और आते ही सुरेंद्र जी के पास आकर खड़ी हो जाती है। सेजल जी खड़े होते हुए अपने पास से एक लाल रंग का राजस्थानी लहंगा लेते हैं और सुकून को वहीं पास में बिठाते हुए पहले उसकी नजर उतारती हैं, उसके बाद उसके हाथ में लहंगा देते हुए सुरेंद्र जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, सुरेंद्र जी, आज से आपका सुकून हमारे घर की हुई। इस पर सुरेंद्र जी अपनी आंखों में आंसू लिए एक टक सुकून को ही देखे जा रहे थे। इधर सुकून की आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन उसके तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पूनम, जो अभी अभी सीढ़ियों से नीचे आई थी, वह एक टक सुकून को देखे जा रही थी। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था और कुछ सोचते हुए वह एक टक शिवानी जी की फोटो को देखते हुए कहती है, शायद यही ठीक होगा सुकून को इस
नर्क से अब निकल जाना चाहिए, अंकल से तो वह कभी मिल सकती है लेकिन इसके चलते ये लोग जो उसे परेशान करते हैं। ये बोलकर पूनम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी सुकून की नजरें भी पूनम पर जाती हैं और वह आज भरी आंखों से सेजल जी की तरफ देखती है। कहती है, पूनम ने हमेशा हमारा ध्यान रखा है, वह हमेशा से हमारे सारे ऑपरेशंस डेटा को फिक्स करते हुए आई है। सही मायने में कहे तो वह हमारी एक अच्छी दोस्त के साथ बड़ी बहन भी है और उन्होंने हमेशा हमें एक माँ की तरह संभाला है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम पूनम को भी अपने साथ लेकर आना चाहते हैं। जैसे ही सेजल जी सुकून की आवाज सुनती हैं, वह मुस्कुरा देती हैं और उसके माथे को चूमते हुए कहती हैं, वह घर आपका है, आप उसकी हुक्मरानी सा हैं, आप जिसे चाहें उसे घर में ला सकती हैं। इतना कहकर सरोज जी के पास जाने का इशारा करती हैं। सुकून उठकर उनके पैर छूती हैं। तब सरोज जी उसके सर पर हाथ फिराती हुई कहती हैं, सुबह महल में मिलेंगे। सरोज जी के ये कहने पर कि अब वह घर भी सुकून का ही है, सबके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन रागिनी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तभी एक लड़की भागते हुए अंदर आती है। अपनी सासों को संभालती हुई सरोज जी घूर कर उसे देखते हुए कहती हैं, छोरी इतना वक्त लगता है यहाँ आने में। इस पर वह लड़की, जिसका नाम धापू था, अपने दांत दिखाते हुए कहती है, माफ कर दीजिए, अच्छा बताइए क्या काम था। इस पर सेजल जी आगे आते हुए कहती हैं, धापू नीलम और चंपा को क्यों नहीं लेकर आई। इस पर धापू कहती है, वह दोनों गांव गई हैं, 3 दिन में वापस आ जाएगी। इस पर सेजल जी सुकून को आगे करते हुए कहती हैं, आपकी नई हुक्मरानी सा से जैसे ही धापू की नजर सुकून पर जाती है, वह मुस्कुरा देती हैं। सुकून भी धापू को पहचानकर मुस्कुराते हुए अपनी आंखों से ही कुछ ना बोलने का इशारा करती है। धापू आगे आकर सुकून के पास खड़ी हो जाती है। तभी सरोज जी खड़े होते हुए कहती हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आज इनकी मेहंदी लग जानी चाहिए। इस पर धापू हाँ में अपना सर हिलाती है और कुछ ही देर में सरोज जी और सेजल जी घर के लिए निकल जाती हैं। लेकिन जाते जाते सरोज जी 2 बॉडीगार्ड को सुकून के घर के पास ही छोड़कर जाती हैं। इधर जैसे ही वह लोग जाते हैं, रागिनी गुस्से में सुकून और सुरेंद्र जी को घूरते हुए कहती हैं, क्या मेरी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है जिसके चलते इतनी बड़ी बात मुझे पता नहीं, और आप ऐसे कैसे सुकून की शादी जल्दी करवा सकते हैं, जबकि आप भी अच्छी तरह जानते हो कि मोना और सोनल दोनों ही सुकून से बड़ी हैं और इस तरह से सुकून से पहले उन दोनों की शादी होनी है। जैसे ही रागिनी यह कहती है, सुरेंद्र जी उनकी तरफ बढ़ते हुए उनकी आंखों में देखकर कहते हैं, मैं मानता हूं कि सोनल और मोना सुकून से बड़ी हैं और मैंने उन्हें भी अपनी बेटी होने का दर्जा दिया है, साथ ही साथ उन्हें हर सुख सुविधा दी है जो मैं सुकून को देता आया हूँ। लेकिन यह मत भूलो कि सुकून शिवानी की बेटी है और शिवानी मेरा पहला और आखिरी प्यार थी। शिवानी और सेजल दोनों बचपन की दोस्त थीं और सेजल ने ही शिवानी के आखिरी पलों में उससे सुकून का हाथ मांगा था और शिवानी ने वादा किया था कि वह सुकून और रुद्रांश की शादी करवाएंगी। इस पर सोनल आगे आते हुए कहती है, लेकिन पापा आप हमेशा से सुकून को हम दोनों से ज्यादा प्यार करते हैं। तभी अचानक से सुरेंद्र जी के मुंह से निकल ही जाता है कि आखिर वह उनकी इकलौती बेटी है। जैसे ही सुकून उनके मुंह से यह सुनती है, उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन वहां खड़े बाकी सबके तो मुंह ही बन जाते हैं। तभी सुरेंद्र जी आगे बढ़कर सुकून के पास जाते हैं और उसका सर अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, पता है आप तो भूल गई हैं, लेकिन रुद्रांश और आप बचपन से एक साथ खेलकर बड़े हुए हैं। 7 साल की उम्र में जहां तुम्हारे सर से माँ का साया उठ जाता था, उसी वक्त शिवानी और सेजल ने एक दूसरे से वादा किया था और इस वादे को अब तुम्हें पूरा करना है। जैसे ही सुकून ये सुनती है, वह बिना कुछ बोले अपना सर झुका लेती है। सुरेंद्र जी उसके सर पर हाथ फेरते हैं। तभी धापू की आवाज आती है, चले आज रात में ही आपकी मेहंदी भी पूरी करनी है, ना जाने अचानक से कैसे तो होंगे। इतना बोलकर वह सुकून के पास आकर खड़ी हो जाती है। सुरेंद्र जी सुकून और पूनम को इशारा करते हैं कि वह धापू को सुकून के कमरे में ले जाएं। कुछ ही देर में वह सब सुकून के कमरे में थे। अचानक से धापू सुकून के गले से लग जाती हैं और सुकून उसका सर सहलाते हुए कहती है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कौन हैं। इस पर धापू अपनी आंखों में आंसू लिए अपना सर हाँ में हिला देती है। धापू कहती है, सुकून का सच मेरे पास सुरक्षित है। सुकून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और धापू उसे एक बड़ी सी चेयर पर बिठाते हुए कहती है, तो चलो होने वाले हुक्मरानी सा पहले मेहंदी लगवा लीजिए। सुबह
ही पहले आपका रोक होगा और शाम को ये लोग आपकी सगाई भी कर देंगे। अचानक से पूनम आगे बढ़ते हुए कहती हैं, ये लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं और इसके बारे में सुकून को कुछ पता क्यों नहीं था। पूनम के बाद धापू अपने कंधे उचकाते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, इस बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन अगर सही मायने में महल की बात बताएं तो होने वाले हुकुम सा पूरे 9 साल बाद महल आए हैं और आते ही उन्हें शादी के लिए कहा गया। उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। इसके बाद क्या हुआ और क्या होने वाला है ये तो अभी आप लोगों को भी मालूम चल ही गया होगा। इसके बाद धापू सुकून के हाथों पर हल्दी लगाती हैं और उन्हें मसलते हुए कुछ ही देर में सुकून के हाथों से उतार देती हैं। वहां मेहंदी लगाना शुरू हो जाता है। इधर उधर की बातें करते हुए सुकून के पूरे हाथों में मेहंदी लग जाती है। इस पर सुकून को भी एहसास नहीं होता। बाहर खड़ी मोना और सोनल सुकून को मुस्कुराते हुए देख रही थीं। अचानक से सोनल कहती है, बड़ी मैं हूं तो ये रिश्ता भी मेरा होना चाहिए। फिर क्या फर्क पड़ता है कि सुकून का रिश्ता बचपन में तय हुआ या फिर नहीं। वैसे भी यह गवार उस इतने बड़े हैंडसम से लड़के को कहाँ डिजर्व करती है। इतना बोलकर जैसे ही सोनल कुछ आगे कहने को होती है, तभी पीछे से रागिनी सुकून को देखते हुए उन दोनों से कहती है, शादी तो मैं तुम दोनों में से किसी की उस राजघराने में करवाऊंगी। राज करोगे पूरी जिंदगी। हुकुम रानी सा का पद ऐसा है कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। आगे पीछे न जाने कितने नौकर काम करेंगे। यहाँ तो तुम्हें बस एक नाम ही मिला, ना तो पिता का प्यार और ना ही इतना सुख और चैन, लेकिन वहाँ जाकर तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। इतना बोलकर रागिनी जी शैतानों की तरह मुस्कुरा देती हैं। सोनम और मोना को भी उनकी बात सुनकर अब अच्छा महसूस हो रहा था और वह रागिनी जी को देखते हुए कहती हैं, यही तो माँ मैं कह रही हूँ। इतना बोलकर वह सब अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। इधर स्टडी रूम में सुरेंद्र जी अपनी पत्नी की बड़ी सी तस्वीर के नीचे खड़े होते हुए कहते हैं, मैंने जिंदगी में एक गलती की शिवानी, और वह भी रागिनी से शादी करके। मैंने उनकी दोनों बच्चियों को अपनी बेटियों का दर्जा दिया, लेकिन उन्होंने तो कभी सुकून को बेटी समझा ही नहीं। लेकिन अब इस बात की खुशी है कि वह अपनी दूसरी माँ के पास जा रही है। सुकून अभी 21 साल की है, लेकिन आज उसने जिंदगी में वह सब हासिल कर लिया जो एक वक्त में आप हासिल करना चाहती थी। उसे लगता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर डॉक्टर ट्यूलिप है कौन, लेकिन हमारी बच्ची को ये कौन समझाए कि उसके पापा उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। वह इस बात से हमेशा अनजान रहेगी कि मैंने उसे उसकी सौतेली माँ की खतरे से बचने के लिए इतने पावरफुल इंसान के हाथ में दिया है कि जो उसे एक खरोच तक नहीं आने देगा। सुकून आज इस मुकाम पर है कि वह अपने लिए जो चाहे वह फैसला ले सकती है, लेकिन यह आपके वह संस्कार थे जिसके चलते आज सुकून ने एक बार भी हमसे कोई सवाल नहीं किया। जैसा जैसा हम कहते गए वैसे वैसे ही वह करती गई। इस वक्त सुरेंद्र जी की आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक घमंड भी नजर आ रहा था जो उन्हें सुकून के लिए महसूस हो रहा था। तभी अचानक से उन्हें स्टडी रूम के दरवाजा खुलने का एहसास होता है। उसने जिंदगी में वह सब हासिल कर लिया जो एक वक्त में आप हासिल करना चाहती थी। उसे लगता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर डॉक्टर ट्यूलिप है कौन, लेकिन हमारी बच्ची को ये कौन समझाए कि उसके पापा उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। वह इस बात से हमेशा अनजान रहेगी कि मैंने उसे उसकी सौतेली माँ की खतरे से बचने के लिए इतने पावरफुल इंसान के हाथ में दिया है कि जो उसे एक खरोच तक नहीं आने देगा। सुकून आज इस मुकाम पर है कि वह अपने लिए जो चाहे वह फैसला ले सकती है, लेकिन यह आपके वह संस्कार थे जिसके चलते आज सुकून ने एक बार भी हमसे कोई सवाल नहीं किया। जैसा जैसा हम कहते गए वैसे वैसे ही वह करती गई। इस वक्त सुरेंद्र जी की आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक घमंड भी नजर आ रहा था जो उन्हें सुकून के लिए महसूस हो रहा था। तभी अचानक से उन्हें स्टडी रूम के दरवाजा खुलने का एहसास होता है। सुरेंद्र जी की आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक घमंड भी नजर आ रहा था जो उन्हें सुकून के लिए महसूस हो रहा था। तभी अचानक से उन्हें स्टडी रूम के दरवाजा खुलने का एहसास होता है और रागिनी उसके सामने दूध का गिलास रखती है। जब वह रागिनी की तरफ बढ़ते हैं तो वह गुस्से से कहते हैं, मुझे लगता है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरे सारे काम रमेश करेगा। आपको मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उनकी आंखों में गुस्सा लिए रागिनी को देखते हुए कहते हैं, अब आपको सुकून से दूर रहना चाहिए। अगर मुझे पता चलता है कि आपने इस शादी में कोई मुसीबत लेकर आई तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा आपको तलाक देने में। मैंने अपना नाम उन दोनों को दे दिया है, लेकिन अगर मेरा नाम डूबा तो मैं उन दोनों का अस्तित्व
मिटाने में भी वक्त नहीं लगाऊंगा। रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए कहती है, अपने भले नाम दिया हो लेकिन उन्हें आज तक पिता का कोई अधिकार नहीं मिला, हमेशा वही आपके प्यार से वंचित रही। इस पर सुरेंद्र जी अपना मुंह फेरते हुए कहते हैं, क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही बेटी है और उनका नाम सुकून शिवानी सुरेंद्र राठौर है। उसके अलावा हमने भले ही उन दोनों को नाम दिया लेकिन तुम्हें केयरटेकर की हैसियत से ही लेकर आए थे, वह भी सुकून के लिए, लेकिन तुमने उनकी जिंदगी को ही नर्क बना दिया। शुक्र है रमेश ने हमें एक एक बात बताई, वरना हमें तो कभी पता ही नहीं चलता। और सुकून, वह तो इतनी अच्छी है कि तुम्हारे हर झिलत को सहन करती चली गई, इस उम्मीद में कि शायद तुम मुझे वह हर खुशी दे रही हो, लेकिन अब नहीं। इतना कहकर सुरेंद्र जी वहां से बाहर निकल जाते हैं और रागिनी गुस्से में शिवानी की तस्वीर को घूरती है, फिर वह भी वहां से बाहर निकल जाती है। सोनल और मोना का कमरा। इधर सोनल की आंखों के सामने रुद्रांश का वह रौबदार अवतार ही घूम रहा था। कैसे उसके आने से सब कुछ शांत हो गया। तभी अचानक से रोते हुए रागिनी उनके कमरे में आती हैं और गुस्से में उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, अगर सुकून की जिंदगी में इतनी खुशियां हैं तो अब मुझे उन खुशियों को तबाह करना है, चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। इतना बोलकर वह सोनल और मोना की तरफ एकटक देखने लग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रात के करीब 11:30 बजे सुकून पूनम और धापू को एक ही कमरे में सोने के लिए बोलकर खुद बालकनी में खड़ी होकर एकटक चांद को निहारे जा रही थी। अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह चांद के पास एक तारे को देखकर कहती है, क्या आप सच में यही चाहती थी कि हमारी शादी उनसे हो जाए? अगर हाँ तो हम जरूर इस रिश्ते को निभाएंगे अपनी आखिरी सांस तक। शायद यही आपकी आखिरी इच्छा थी। हम वादा करते हैं कि हम आपका नाक और सर कभी झुकने नहीं देंगे और वहां जाकर पापा की शान और भी बढ़ाएंगे। आप खुश तो है कि हमने अपना नाम पूरी दुनिया में बनाया? आप देखना, एक दिन सब लोग डॉक्टर सुकून शिवानी राठौर के नाम से हमें जरूर जानेंगे, जहां आपका नाम हमारे नाम के साथ जुड़कर आपको भी डॉक्टर की उपाधि मिल जाएगी। इतना बोलकर सुकून की आंखों में एक बार फिर आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेगिस्तान के बीहड़ इलाके में रुद्रांश और अनमोल कार की बोनट पर बैठकर उस शांति को महसूस कर रहे थे। अचानक से अनमोल कहता है, तुझे नहीं लगता कि तू उस मासूम की जिंदगी तबाह कर रहा है? क्योंकि तेरे साथ तो हमेशा खतरा है, चाहे इस सियासत को लेकर हो या फिर आगे चलकर तेरे उन सारे कामों को लेकर जो तू कर रहा है। तभी रुद्रांश कहता है, सिर्फ 2 साल और 2 साल बाद वह अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इस पर अनमोल कहता है, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ गलत ही जा रहा है? तभी रुद्रांश सामने देखकर कहता है, जंग और सियासत में सब कुछ जायज है। रुद्रांश के ये कहने पर अनमोल अपना सर ना में हिला देता है, क्योंकि वह जानता था कि अब चाहे रुद्रांश को कुछ भी क्यों न समझा ले, रुद्रांश किसी की नहीं सुनने वाला। इस वक्त रात के 11 o'clock बजे थे और रुद्रांश अनमोल के साथ रेगिस्तान के बीहड़ इलाके में बैठा था। उस ठंड को महसूस हो रहा था जो अब यहाँ की गर्मी पर हावी हो गई थी। जैसे ही वह आंखें बंद करता है, उसके कानों में छन छन की आवाज होती है और वह सुकून को महसूस करता है। रुद्रांश कुछ देर तो ऐसे ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन फिर अपने सर को झटक कर आंखें खोल देता है। अब बार बार उसे सुकून के पायल की छन छन सुनाई दे रही है और उसे याद आता है कि कैसे वह बिना बताए और बिना उसे देख ही निकल गया। अचानक से वह खड़ा होते हुए अनमोल से कहता है, वह घर चला जाए। अनमोल उसकी तरफ देखकर है, फिर तू किस पर आएगा? तभी रुद्रांश कहता है, मैं तुझे घर छोड़कर ऑफिस से एक जरूरी फाइल लेकर आऊंगा। इस पर अनमोल रुद्रांश के साथ चलते हुए कहता है, यूं तो मुझे भी कोई खास काम नहीं है, चल हम साथ में चलते है। लेकिन रुद्रांश उसे साफ मना कर देता है और कुछ ही देर में रुद्रांश की कार में मार्केट के पास रुकती है, जहां अभी भी अंधेरा था। वहां अनमोल को उतरकर खुद दूसरी तरफ अपनी कार मोड़ लेता है। कुछ ही देर में वह राठौर मैंशन के पीछे वाली गली के बाहर था। राठौर मैंशन जहां बना था वहां पहले से आस पड़ोस में बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन के घर थे, लेकिन राठौर मैंशन सबसे अलग जगह पर मौजूद था, जहां से पीछे पूरा रेगिस्तान नजर आता था और आगे उनका गार्डन था। जैसे ही रुद्रांश वहां आता है, उस एक कमरे की बालकनी में एक परछाई नजर आती है। वही सुकून थी जो इस वक्त बालकनी की चौड़ी से दीवार लेटी हुई है। उसके लहंगे का दुपट्टा वहां से नीचे लटक रहा है और वह भी खबर ऊपर चांद को देख रही है। इस वक्त सुकून के अंदर इतनी उलझने हैं कि उसे उस ठंड का महसूस ना के बराबर हो रहा है।
रुद्रांश उस परछाई को एकटक देखकर अपनी कार की बोनट पर चढ़कर धीरे धीरे दीवार से होकर अंदर की तरफ आता है। थोड़ी हलचल महसूस करके कुछ बॉडीगार्ड्स पीछे देखने के लिए आते हैं, लेकिन रुद्रांश उससे पहले ही छुप जाता है। उनके जाने के बाद रुद्रांश उस बालकनी को देखता है जहां वह परछाई नजर आ रही थी। कुछ सोचकर रुद्रांश ऊपर बालकनी में चढ़ने की कोशिश करता है और साइड से चढ़ने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन सुकून तो न जाने किन ख्यालों में थी कि उसे एहसास भी नहीं होता कि कोई उसके कमरे में आया है। रुद्रांश धीरे धीरे अपने कदम सुकून की तरफ बढ़ा रहा था। वह सुकून के पास आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह सुकून को देखने को होता है, तभी इतनी देर से बादलों के साथ लुका छुपी करते चांद को अचानक ही अपने कैद में ले लिया और बिखरी हुई चांदनी समेटे हुए चांद भी उनके कैद में था। रुद्रांश के इतना करीब होने से भी सुकून को जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो रुद्रांश खुद ही झुककर उसके कान में हल्की सरगोशी करते हुए कहता है, या तो बहुत ज्यादा खुशी है हुक्मरानी सा बनने की जो संभाले नहीं संभाल रही है, या इतनी बेचैनी है कि ना तुम्हें सोने दे रही है। जैसे ही सुकून के कान में यह आवाज जाती है वह तुरंत घबरा जाती है और जैसे ही गिरने को होती रुद्रांश से अचानक से पकड़ लेता है और उसे बालकनी में ढंग से खड़ा करता है। सुकून अभी भी अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। रुद्रांश को कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसे यह महसूस जरूर हो गया था कि वह उसकी तरफ अभी भी नहीं देख रही है। जैसे ही रुद्रांश अपना हाथ आगे ले जाता है, उसे अपने हाथ पर सुकून के आंसू महसूस होते हैं। रुद्रांश की मुठियां कस जाती है और वह अपना हाथ बढ़ाकर सुकून को कमर से पकड़ता है और अपने बिल्कुल करीब कर लेता है। सुकून जो अपने ही सोच में कहीं घूम थी, उसे तो एहसास ही नहीं होता कि अचानक से उसके कमरे में ये कौन आ गया। इधर सुकून की हरकतों से भी रुद्रांश को ये तो पता चल गया था कि हो ना हो सुकून अपने ही ख्यालों में व्यस्त थी, जिसके चलते ही शायद उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन उसके कमरे में आया है। घबराते हुए सुकून कहती है, कौन है आप जाने दीजिए वरना हम चिल्लाएंगे। रुद्रांश सुकून के बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा देता है और उसके कानों की तरफ झुकते हुए हल्की सरगोशी के साथ कहता है, चिल्लाओ मैं भी देखना चाहता हूँ कि कोई आकर मुझे यहाँ से जाने के लिए कहता है या नहीं। जैसे ही सुकून अपने पास रुद्रांश को महसूस करती है कि वह उसे हल्का सा दूर करते हुए कहती है, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं और अचानक से हमारे कमरे में कैसे आए? हमने तो दरवाजा बंद कर रखा था और नीचे भी सबको बता दिया था कि हम सो गए हैं। रुद्रांश सुकून की बातों को सुन रहा था, लेकिन उसने उसका कोई जवाब तक नहीं दिया। आखिर क्यों सुकून अपनी पहचान किसी को नहीं बताना चाहती और क्या होगा इस शादी का अंजाम? इधर सुकून की हरकतों से भी रुद्रांश को ये तो पता चल गया था कि हो ना हो सुकून अपने ही ख्यालों में व्यस्त थी, जिसके चलते ही शायद उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन उसके कमरे में आया है। घबराते हुए सुकून कहती है, कौन है आप जाने दीजिए वरना हम चिल्लाएंगे। रुद्रांश सुकून के बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा देता है और उसके कानों की तरफ झुकते हुए हल्की सरगोशी के साथ कहता है, चिल्लाओ मैं भी देखना चाहता हूँ कि कोई आकर मुझे यहाँ से जाने के लिए कहता है या नहीं। जैसे ही सुकून अपने पास रुद्रांश को महसूस करती है कि वह उसे हल्का सा दूर करते हुए कहती है, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं और अचानक से हमारे कमरे में कैसे आए? हमने तो दरवाजा बंद कर रखा था और नीचे भी सबको बता दिया था कि हम सो गए हैं। रुद्रांश सुकून की बातों को सुन रहा था, लेकिन उसने उसका कोई जवाब तक नहीं दिया। सुकून वही शांत खड़ी थी, इस उम्मीद में कि शायद रुद्रांश ही आगे बोलेगा, लेकिन रुद्रांश तो वैसे ही सुकून को खुद के करीब करके खड़ा था। रुद्रांश को कोई हरकत ना करता देख सुकून उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्रांश के पकड़ उसके कमर पर और मजबूत हो जाती है और वह उसे खुद के एकदम करीब कर लेता है। इस वक्त सुकून और रुद्रांश के बीच बिल्कुल भी जगह नहीं थी। अब सुकून को बेचैनी होने लगी थी। सुकून को इतना हड़बड़ाहट महसूस करके रुद्रांश चुपकर उसके कानों में कहता है, शादी के लिए हाँ, क्योंकि रुद्रांश के मुंह से यह सुनकर सुकून एक पल के लिए हैरान रह जाती है, लेकिन वह भी समझ रही थी रुद्रांश ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी तो यह उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आते हैं उसकी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। आखिर धापू ने उसे बताया था कि रुद्रांश पूरे 9 साल बाद राजस्थान आया है और उसे भी यहाँ आने के तुरंत बाद ही इतना बड़ा झटका लग गया। सुकून रुद्रांश को खुद से थोड़ा दूर करते हुए उससे कहती है, हमने आपको कभी नहीं देखा, ना ही हम आपको जानते हैं। हमने पास शादी के लिए हाँ इसलिए कह दी क्योंकि इसमें न केवल पापा की मर्जी से शामिल थी बल्कि
अगर हमारी माँ जिंदा होती तो वह भी यही चाहती कि हम आपसे शादी कर ले, बस इसीलिए हमने आपसे शादी के लिए हाँ कह दिया। सुकून की बात सुनकर रुद्रांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्रांश को ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन उसके मन में धुंधली धुंधली आई थी। जहां रेत के टीले पर एक लड़का हाथ में पतंग लिया आगे भाग रहा था, वहीं लड़की उसे मनाते हुए पीछे पीछे भागते हुए कहती है, रुक जाइए रुद्र, वरना हम सबको बता देंगे कि आप ये पतंग चोरी करके लाए हैं। रुद्रांश एक टक बस सुकून को ही देखे जा रहा था, तभी अचानक से न जाने उसे क्या होता है तो सुकून की कमर में हाथ डाल के उसे बालकनी की दीवार से सटाते हुए खुद उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और उसके गले पर अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए उसके कान में बिल्कुल धीरे से सरगोशी करते हुए कहता है, क्या बस यही बात थी? बस इसीलिए आपने शादी के लिए हाँ कर दी? इस पर सुकून, जिसको रुद्रांश की वह घर में सांस बेचैन कर रही थी, वह गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है, और कोई बात नहीं है। इतना बोलकर वह हल्का आगे होते हुए जैसे ही जाने की कोशिश करती है, रुद्रांश का हाथ अपनी खुली कमर पर महसूस कर वह कुछ पल के लिए ठहर सी जाती है। अगले ही पल रुद्रांश उसे फिर से इस दीवार से लगा देता है और खुद उसके और भी करीब आ जाता है। सुकून उसका हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप? हाथ उठाए, हमें जाने दीजिए, और आप भी चाहिए हमारे कमरे से। अगर कोई आ गया तो गलत ही सोचेगा। इस पर रुद्रांश उसके कानों के पास अपने होठों से छूते हुए कहता है, हम भी देखते हैं कि कोई आने के बाद किसी से क्या कहता है और किस में इतनी हिम्मत है कि होने वाले हुक्मरानी सा के कमरे में बिना उनकी इजाजत किया है। इस पर सुकून अपनी आंखों को बंद किए धीरे से कहती है, कीजिए, आप भी तो उनके कमरे में बिना उनके परमिशन के आए हैं। सुकून की बात सुनकर रुद्रांश के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्रांश अपने होठों को धीरे धीरे सुकून के कान से लेकर गर्दन तक लाते हुए कहता है, एक हमारे अलावा किसी का हक नहीं है कि आपके कमरे में कोई बनाया इजाजत किया है, बस इस पर हमारा हक है। अब तो सुकून की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो रुद्रांश उसके इतने करीब, ऊपर से रुद्रांश का उसे छूना उसे और भी बेचैन कर रहा था। रुद्रांश सुकून के थोड़ा और करीब जाते हुए उसकी गर्दन पर अपने होठों का दबाव मजबूत करते हुए उसकी कमर को कसकर पकड़ लेता है। सुकून के मुंह से एक छोटी सी आह निकल जाती है, लेकिन रुद्रांश फिर भी उससे दूर नहीं होता। धीरे धीरे उसकी होंठ ऊपर आते हुए उसके गालों तक कहाँ जाते हैं। रुद्रांश उसके बालों पर किस करते हुए जैसे ही उसकी होठों की तरफ बढ़ने वाला होता है, अचानक से इतनी देर से शांत बदल आवाज करते हुए बरसाने लग जाते हैं। बारिश के पानी की बूंद को महसूस करके अचानक से सुकून जैसे होश में आती है और रुद्रांश को खुद से दूर करने को होती है, लेकिन रुद्रांश के पकड़ दो अभी भी उसे पर मजबूत होती है और हो तो जैसे उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। जब रुद्रांश को महसूस होता है कि सुकून उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है, तो अचानक ही वह उसे गोद में उठा लेता है और कमरे के अंदर की तरफ बढ़ जाता है। इस हरकत पर सुकून को रुद्रांश पर गुस्सा आने लगता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए फिर से उसको दूर करते हुए कहती है, नीचे उतारिए, क्या कर रहे हैं आप, और जाइए यहाँ से। इस पर रुद्रांश उसके कानों में कहता है, कैसी होने वाली बीवी हो, इतनी बारिश में पति को घर भेजोगे? कहीं बीमार हो गया तो कल सगाई किसके साथ करोगी? न जाने क्यों सुकून के चेहरे पर रुद्रांश की इस बात पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे रुद्रांश देखा तो नहीं सकता, लेकिन महसूस कर पा रहा था कि हो ना हो सुकून मुस्कुरा रही है। बेड पर लाते हुए रुद्रांश सुकून को बेड पर बैठता है और खुद उसकी गोदी में सर रखकर सुकून के बेड पर लेट जाता है। अपना तो सुकून की हिम्मत थी कि वह रुद्रांश को रोक सके, और ना ही इस वक्त सुकून चाहती थी कि वह उसे दूर जाए। रुद्रांश के साथ में उसे अलग ही महसूस हो रहा था। इस वक्त सुकून खुद को सबसे भाग्यशाली समझ रही थी। अचानक से रुद्रांश सुकून की गोद से खड़ा होता है तो सुकून हैरान रह जाती है। अगले ही पल सुकून बेड पर लेटी हुई थी और रुद्रांश उसके ऊपर था। जैसे ही वह अपना फोन निकालकर सुकून की तरफ करने वाला था, तभी सुकून अपने चेहरे पर दुपट्टा डालते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं और कहती है, माफ करिए, लेकिन अब आप हमें नहीं देख सकते। हमने अपने हाथों में सगाई की मेहंदी लगा ली है, जिसके बाद हमें अपना चेहरा किसी को भी दिखाने के लिए मना किया है। खासकर आपको अब हमारा चेहरा कोई भी सीधा रोके के बाद ही देख सकता है, उसमें भी आप हमारा चेहरा नहीं देख सकते। रुद्रांश ये सुनकर हैरान रह जाता है और वह अपना फोन साइड में रखते हुए उसके ऊपर थोड़ा और झुकते हुए
कहते हैं क्या आप अभी भी इन बातों में मानते हैं? इस पर सुकून धीरे से कहती है कुछ चीज हमारी भलाई के लिए होती है और उनका मन लेने में कोई बुराई नहीं है। हुकुम सा सुकून के मुंह से हुकुम सा सुनकर ना जाने क्यों रुद्रांश के दिल को भी सुकून मिल रहा था। अचानक से वह सुकून से कहता है एक बार और सही है जो आपने अभी कहा। इस पर सुकून कहती है हमें कभी कभी बड़ों की बात भी मान लेनी चाहिए। इस पर रुद्रांश कहता है इसके बाद क्या बोला? इस पर सुकून हैरानी से अपना चेहरा रुद्रांश की तरफ करते हुए उससे कहती हैं यही तो हमने बोला, इससे ज्यादा हमने क्या बोला। इस पर रुद्रांश समझ जाता है कि वह सुकून के मुंह से गलती से निकाला और अब वह ये बोलने से शर्म आ रही है। सुकून के शर्म को महसूस कर रुद्रांश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह झुककर हल्के से सुकून के गालों को चूम लेता है और वही उसके गर्दन में अपना सर छुपा लेता है। इस वक्त सुकून को बस रुद्रांश की तेज चलती सांस महसूस हो रही थी, जिसे महसूस कर सुकून तो जैसे हिला ही भूल गई थी, लेकिन उसके इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब वह रुद्रांश को खुद से दूर भी कर सके। अचानक से रुद्रांश कहता है अभी भी वक्त है, सोच लो, क्या आपको सच में मुझसे शादी करनी है? इस पर सुकून कुछ नहीं बोलते सुकून को कुछ जवाब न देता देख रुद्रांश भी अब आगे उससे कोई सवाल नहीं पूछता। कुछ ही देर में जब सुकून को रुद्रांश की तरफ से कोई हलचल महसूस नहीं होती, अब उसे बस रुद्रांश की गहरी चलती सांस महसूस हो रही थी जो उसे बेचैन कर रही थी। धीरे धीरे ना जाने कब रात के कौन से पैर में उसे भी नींद आ जाती है। सुबह का करीब 6 o'clock के आसपास रुद्रांश की नींद खुलती है और वह जैसे ही सुकून का चेहरा देखने को होता है तभी अचानक से उसे याद आता है कि सुकून ने उससे कहा था कि अब कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता। ये सोचकर रुद्रांश अपनी नजर उठाना है तो सुकून अपने चेहरे पर घूंघट डालकर सो रही थी। इस महसूस कर अनायास ही रुद्रांश के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उसकी नजर सुकून के खुले कमर पर जाती है जो दुपट्टा हटने से उसे साफ नजर आ रही थी। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।